हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में रहते हैं लेकिन उनका आंसर हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक फैक्ट है, जो हमारा क्वेश्चन है, वाई आर द कीज ऑन द कीबोर्ड नॉट अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको पता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो कीबोर्ड होता है, लैपटॉप में जो कीपैड होता है, उनमें जो कीज होती हैं अल्फाबेटिकल कीज, वो इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज होती हैं। यानी कीज ए बी सी डी ई एफ जी एच इस ऑर्डर में नहीं अरेंज रहती हैं। उनका जो ऑर्डर होता है, अगर आप फर्स्ट वाले रो को देखोगे तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी इस क्रम में रहता है। इन्हें बोलते हैं क्वार्टी कीपैड। क्या बोलते हैं? क्वार्टी कीपैड सीक्वेंस। यानी हमारे जो कीबोर्ड में कीज हैं वो क्वार्टी सीक्वेंस में होती हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज नहीं होती हैं। तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों, वो ऑर्डर में क्यों नहीं है। इसका सिंपल सा एक आंसर है जो आई थिंक सही भी है। शुरुआत में जो हमारे कीबोर्ड्स होते थे वो बहुत ही एडवांस या हाई क्वालिटी के नहीं होते थे। वो मैकेनिकल कीज यूज करते थे जो स्प्रिंग बेस्ड होती थी। यानी उनको अगर हम बहुत ही संभाल के न यूज करें, बहुत ही स्पीड से यूज करें, तेजी से यूज करें, तो वो कीपैड में जो कीज लगी होती हैं वो डैमेज हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तो जब लोग तेजी से टाइप करते थे, आज की डेट में क्या है, हमारा जो कीपैड है, कीबोर्ड है, बहुत ही स्मार्ट हो गया है, स्मूथ वर्किंग करता है, बहुत इफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं। टच कीपैड आ गया, आपको तेजी से प्रेस भी नहीं करना है, सिंपली टच कर देना, वो टाइप हो जाएगा। लेकिन बात उस समय की है जब हम मैकेनिकल कीबोर्ड यूज करते थे, तो कीबोर्ड का जो परफॉर्मेंस था वो उतना बेहतर नहीं था और एक इंसान आफ्टर प्रैक्टिस बहुत तेजी से टाइप कर सकता था। और जब तेजी से कीज को प्रेस किया जाता था तो वो कीज अपने प्लेस से हट जाती थी, उखड़ जाती थी बटन, यानी कीज मिसप्लेस हो जाती थी, कीबोर्ड गड़बड़ हो जाता था। तो यूजर की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, यानी जो यूजर कंप्यूटर यूज कर रहा है, कीबोर्ड पे टाइप कर रहा है, उसकी स्पीड स्लो डाउन करने के लिए बनाने वाले ने क्या किया, सारी कीज का सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया। यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ए बी सी डी, उससे हटा के उसको जिगजैग ऑर्डर में लगा दिया, जो यही सीक्वेंस है जो आज हम लोग यूज करते हैं। यानी मेन लॉजिक ये है, इसका जो एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे की सारी कीज अलग ऑर्डर में क्यों कर दी गई, यही है इसके पीछे कि अगर हम कीबोर्ड में कीज का सीक्वेंस अलग कर देंगे तो जो बंदा टाइप कर रहा है उसको कीज को सर्च करने में टाइम लगेगा, वो इतने स्पीड से टाइप नहीं करेगा, तो बहुत रफली नहीं टाइप करेगा, तो कीबोर्ड सेफ रहेगा। ये इसका मेन पर्पस है। अब वो अलग बात है कि आज के हमारे कीबोर्ड हाई क्वालिटी के हो गए हैं और आज हम टाइपिंग सीख के अपनी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि हम तेजी से टाइप कर सकें। लेकिन एक बार जो कीबोर्ड का लेआउट चेंज हो गया वही कंटिन्यू होता चला जा रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए कीज के सारे सीक्वेंस अलग किए गए। ऐसे दूसरा हमारा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इज देयर गोल्ड यूज्ड इन सीपीयूज प्रोसेसर्स एंड सेल फोन चिप्स। यानी आपने सुना होगा या आपको पता भी हो सकता हो कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चिप्स होती हैं, आईसी होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उनमें क्या गोल्ड होता है, क्या सोने का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर ये है कि अर्ली डेज में जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर या सर्किट या चिप बनते थे, वहां पर कनेक्टिंग वाले पार्ट की जगह पर या जो अंदर का हिस्सा एक दूसरे को ज्वाइन करते थे वायर के माध्यम से, तो वहां पर हम गोल्ड वायर का यूज करते थे, यानी गोल्ड का यूज होता था या अभी भी कुछ चिप में होता होगा। ऐसा क्यों, गोल्ड का यूज क्यों करते हैं? आपको पता है कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव मटेरियल। तो जो गोल्ड होता है वो कंडक्टिव मटेरियल होता है जो करंट को बहुत तेजी से पास करता है, इसके अलावा वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट हैं जिनकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर या आईसी या किसी और डिजिटल सर्किट के अंदर एलिमेंट को कनेक्ट करने के लिए गोल्ड वायर का यूज किया जाता था। ये बात सही है कि माइक्रो प्रोसेसर या चिप में गोल्ड का यूज किया जाता है। अब आज की डेट में
वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। यानी आज के डेट में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी माइक्रो प्रोसेसर या चिप बन रहे हैं सब में गोल्ड का यूज किया जाता है, लेकिन किया जाता था। रीजन सिर्फ यही है कि वो जो मटेरियल होता है उसमें बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट होते हैं जिससे हमारे माइक्रो प्रोसेसर या आईसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। और सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लगभग हम में से सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी पूछता है किसी से फादर ऑफ कंप्यूटर कौन, तो हर बंदा रिप्लाई कर देगा चार्ल्स बेबेज। लेकिन चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? उनसे पहले भी बहुत लोगों ने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया था, बहुत सारा इन्वेंशन किया था। उनके बाद भी लोगों ने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया, इन्वेंशन किया। तो वाई चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर का तमगा क्यों दिया गया? उसका जो सबसे मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि चार्ल्स बेबेज ने दो फेमस डिवाइसेस का इन्वेंशन किया था। एक था डिफरेंस इंजन, और बाद में उसी मशीन को उन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने उसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन तैयार किया जिसे कहा गया एनालिटिकल इंजन। और इस एनालिटिकल इंजन में उन्होंने वो सारे कंपोनेंट का लगभग यूज किया जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में पाए जाते हैं। जैसे सीपीयू का यूज किया, इनपुट यूनिट का यूज किया, मेमोरी का यूज किया, आउटपुट यूनिट का यूज किया। तो आज के हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है या आज का हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये सारे कंपोनेंट को उन्होंने इनिशियल स्टेज पे यूज कर लिया था अपने इस मशीन एनालिटिकल इंजन में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आधुनिक कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ल्स बेबेज ने दिया था। अब सबसे मजे की बात यह है, इस लाइन को आप पढ़िए। Although Babbage never completed his invention in his lifetime, his radical ideas and concept of the computer are what make him the father of computing। यानी चार्ल्स बेबेज ने जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था, उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करके उन्होंने कोई एक कंप्लीट कंप्यूटर नहीं इन्वेंट किया था। यानी वो कोई बहुत प्रॉपर मशीन इन्वेंट भी नहीं कर पाए थे, बना भी नहीं पाए थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट या जो आइडिया उन्होंने दिया उसी कॉन्सेप्ट या आइडिया पर हमारा आज का आधुनिक कंप्यूटर आधारित है। यही लॉजिक है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन बहुत जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत सारी आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, एक सेकेंड नाम आपको मिलता है। चार्ल्स बेबेज हमारा पहला नेम हो गया फादर ऑफ कंप्यूटर में। कभी कभी आपको सुनने या पढ़ने को मिलेगा जॉन वान न्यूमैन, इन्हें भी कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। कुछ और भी दो चार नाम हैं, जैसे एलन ट्यूरिंग है, जॉन एटनासॉफ्ट है, इन लोगों को भी कहा जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा, चार्ल्स बेबेज के अलावा अगर कहीं आपको मिलेगा तो जॉन वान न्यूमैन को भी फादर ऑफ कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा जो एक तीसरा नाम हमारे सामने है वो है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स का। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। आप जानते हो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी यानी माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जो आम यूजर यानी हम आप यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अलावा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है जो अलग लेवल के यूजर के लिए होता है, साइंटिस्ट यूज करते हैं, बड़ी कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। लेकिन आम यूजर के लिए एक जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। और जो पर्सनल कंप्यूटर टर्म है, इस टर्म्स को देने वाले पर्सन का नाम है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। तो चार्ल्स बेबेज ने सिर्फ आधुनिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था, इस वजह से उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। जॉन वान न्यूमैन को भी कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, और हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। आई थिंक आपको बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, या जॉन वान न्यूमैन को भी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और इनके अलावा हेनरी एडवर्ड को फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब एक चीज आपने सुना होगा, वायरस
ऐसा प्रोग्राम जो अगर हमारे कंप्यूटर में आ जाए तो हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, हमारे प्रोग्रामों को डिलीट कर देता है, हमारी डेटा फाइलों को करप्ट कर देता है, अननेसेसरी रूप से मेमोरी को फुल कर देता है। अब ये भी आपने सुना होगा कि जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वायरस फ्री होता है, यानी उस पर वायरस का अटैक नहीं होता है। ये एक बात आपको सुनने को मिलती है, कहीं कहीं आपको पढ़ने को भी मिलता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत आसानी से वायरस द्वारा कैप्चर किया जाता है, करप्ट किया जा सकता है, लेकिन जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर वायरस का अटैक नहीं होता है, वो वायरस फ्री ओएस है। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये बात सही है। लाइनक्स के अलावा जो एप्पल का पीसी आता है, टैबलेट आता है, आपका डेस्कटॉप लैपटॉप आता है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है एप्पल के लैपटॉप में, उसका नाम होता है मैक, MAC। उसके बारे में भी कहा जाता है कि इस पर वायरस का अटैक नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिस पर 100% गारंटी ली जा सके कि इस पर वायरस अटैक नहीं करेगा। तो ये बात तो अपने आप में गलत हो जाती है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम 100% गारंटेड रूप से सिक्योर है कि उस पर वायरस अटैक नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो ये लाइन आई कहां से कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर वायरस का अटैक नहीं होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे रीजन हैं, हम मेन पॉइंट आपको बता देते हैं। आपको पता है कि अपने आसपास आप जितने भी पीसीज यानी कंप्यूटर देखते होंगे उन सब में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है विंडोज, मैक्सिमम में आपको मिलता है विंडोज। क्यों? क्योंकि विंडोज एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर विंडोज पर आसानी से वर्क कर सकता है। तो जो हैकर्स हैं या वो पर्सन जो कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करते हैं, उनको हैक करने की कोशिश करते हैं, वो विंडोज आधारित वायरस ज्यादा बनाते हैं, यानी ऐसे वायरस ज्यादा बनाए जाते हैं जो विंडोज ओएस पर अटैक करें। रीजन? क्योंकि मैक्सिमम लोग हम में से विंडोज ही यूज करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अप्रोक्स 90% जो पीपल हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं। तो अगर हमें किसी सिस्टम पे अटैक करना है, किसी सिस्टम के डेटा को चोरी करना है, हैक करना है, तो हम कैसे मेलवेयर बनाएंगे, कैसे स्पाईवेयर बनाएंगे जो विंडोज पे अटैक करे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यूजर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। बाकी जो हमारा बचता है 10%, उसमें हमारे लाइनक्स यूजर आ जाते हैं और मैक यूजर आ जाते हैं जो एप्पल कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं। तो जो अटैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो मेहनत किस पर करते हैं? जो ज्यादा मास लेवल पे हमारा ओएस या सिस्टम यूज हो रहा है उस पर। तो एक तो रीजन ये हो गया कि जो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, प्रोग्रामर हैं, कंपनियां हैं, वो जानबूझ के कोशिश ही नहीं करती हैं कि वो ऐसे वायरस बनाए जो लाइनक्स पे अटैक करे, क्योंकि लाइनक्स यूजर कम है। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा जो मेन फैक्टर है कि आपको पता है कि विंडोज एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, और विंडोज का जो स्ट्रक्चर होता है चूंकि वो एक ही कंपनी द्वारा बनाया जाता है, तो सारे के सारे विंडोज का जो कर्नेल होता है, शेल होता है, कर्नेल का मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरनल पार्ट होता है, जो उसका कोर पार्ट होता है, जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, और वो हिस्सा जो यूजर को ऑन स्क्रीन दिखाई पड़ता है, जिस पर क्लिक करके यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो हिस्सा कहलाता है शेल। तो विंडोज में जितने भी वर्जन आते हैं वो सब सेम जैसे होते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी लॉन्च करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको पता है कि लाइनक्स एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब इस पर किसी एक सिंगल कंपनी का कॉपीराइट नहीं है। तो लाइनक्स का जो मेन पार्ट है, लाइनक्स कर्नेल, वो मेन सब में कॉमन रहता है, लेकिन जो उसका शेल पार्ट है, उसका ओएस वाला हिस्सा जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, वो बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने तरीके से चेंज कर दिया है। यही कारण है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप, जिन्हें हम यहाँ पर बोलते हैं फ्लेवर, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। जैसे डेबियन है, सुसे है, कैल्ड्रा है, रेड हैट है, काली है, उबंटू इस समय चल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लाइनक्स ही है, लेकिन क्योंकि वो फ्रीवेयर है तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे प्रोग्रामर उसके शेल वाले भाग को चेंज कर देते हैं, उसके उस आर्किटेक्चर को चेंज कर देते हैं। तो अगर हमें वायरस बनाना होगा उन पे अटैक करने के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा
कि हमें किस वर्जन के लाइनक्स के लिए वायरस बनाना है, क्योंकि उसके तो बहुत सारे वर्जन मार्केट में है, तो एक ये भी फैक्टर हो जाता है। और विंडोज चूंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही आता है, अगर विंडोज 10 लॉन्च हुआ तो जितने भी कंप्यूटर्स में विंडोज 10 है उन सबका आर्किटेक्चर सेम होगा। लेकिन लाइनक्स के में एक ही समय पर बहुत सारे फ्लेवर, बहुत सारे वर्जन मार्केट में चलते रहते हैं। तो इस वजह से भी प्रोग्रामर या जो हैकर्स होते हैं या जो वायरस राइट करने वाले पर्सन होते हैं वो कम मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा और उस पर जो उनको रिटर्न मिलेगा, जो अटैक करने का मौका मिलेगा, वो कम मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको मेन फैक्टर बता दिए कि नंबर ऑफ यूजर्स कम है, एक तो ये कारण हो गया कि वायरस उनके लिए बनाए ही नहीं जाते हैं, यानी उनको टारगेट करने की कोशिश ही नहीं की जाती है। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन है, सबका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, तो वो भी थोड़ा एक रीजन हो जाता है कि जब भी हम उनके लिए वायरस बनाएंगे हमको देखना पड़ेगा कि हम किस तरह के आर्किटेक्चर के लिए वायरस क्रिएट कर रहे हैं। और एक और मेन पॉइंट है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाइनक्स का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सिक्योर है। विंडोज का जो आर्किटेक्चर है वो उतना सिक्योर नहीं है, लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा सिक्योर है। उस पर कोई भी चीज इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना इतना आसान नहीं है जितना कि विंडोज पर है। तो एक उसका ये मेन कारण भी है कि वो नो डाउट स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि लाइनक्स 100% सिक्योर है। तो ये बात कंप्लीटली सही नहीं है। सिंगल लाइन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन 100% सिक्योर नहीं हो सकता है। और इस सेशन में हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब भी आप देखिए, आप पेन ड्राइव की बात करते होगे, आप रैम की बात करते होगे, तो अभी देखिए 1 GB की भी पेन ड्राइव आती थी, 1 GB की भी रैम आती थी। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो आपको जो मिलता है वो उसका जो रेशियो होता है वो 2 GB का होता है, फिर 4 GB का होता है, फिर आपका 6 GB का होता है, 8 GB का होता है। मतलब जो उनका अपग्रेशन होता है, मेमोरी जो बढ़ती है वो इस तरह नहीं बढ़ती है कि 1 GB की पेन ड्राइव, 2 GB की पेन ड्राइव, 3 GB की पेन ड्राइव, 4 GB की पेन ड्राइव, 5 GB की पेन ड्राइव। वो कैसे बढ़ते हैं? 2 GB की, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। वो ऑड में नहीं आता है, वो इवन में ही आगे चलता है। इसका रीजन क्या है? 1 GB की पेन ड्राइव है मार्केट में, ऐसा नहीं है, अभी तो बनती नहीं है, पहले लेकिन आती थी, मैंने यूज भी किया है। तो ऐसा नहीं कि 1 GB की पेन ड्राइव नहीं है, लेकिन जो आती है मार्केट में वो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से क्यों बढ़ता है? यही कॉन्सेप्ट रैम के साथ भी है, यही कॉन्सेप्ट आपका पेन ड्राइव यानी मेमोरी कार्ड के साथ भी है कि आपका मेमोरी कार्ड 2 GB का, 4 GB का, 6 GB का, 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का आता है। वो 16 के बाद 17 GB का आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? आपको पता है, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। हमारे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर करने का कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली जो इनिशियल स्टेज पे अगर हम बात करें तो हम नंबर सिस्टम से शुरू होता है। और नंबर सिस्टम में जो कोर हमारा नंबर सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर समझता है, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी हमारे कंप्यूटर का जो डिजिटल सर्किट है, जो स्टोरेज मीडिया है, वहां पर हमारा डेटा अल्टीमेटली जब स्टोर होता है तो वो किस तरीके से स्टोर होता है? वो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में स्टोर होता है, जो 2 बिट का कंप्यूटर कोड होता है, एक 0 और 1। तो जब हम बात करते हैं एक सिंगल बिट की, तो वो एक 0 या एक 1 होता है, और जो उसका इंक्रीमेंट होता है, उसका जो बेस होता है बाइनरी नंबर का, वो 2 होता है। तो किस तरीके से बढ़ता है वो? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। यानी एक डिजिट अगर हमने बढ़ा दिया तो वो एक हिसाब से 2 के रेशियो में ही बढ़ेगा। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, ये हमारे कुछ बाइट हैं इस तरीके से। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितना होगी? 2। इसकी वैल्यू कितना होगी? 4। इसकी वैल्यू कितना होगी? 8। इसकी वैल्यू कितना होगी? 16। यानी बीच में 8 के बाद 9, 10 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि एक डिजिट बढ़ने से उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो जस्ट डबल हो जाती है। तो ये रीजन है कि हमारा जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो भी उसी को फॉलो करते हुए बन रहा है। तो लॉजिकली वो 2 के बाद 4 GB इजी पड़ेगा, 8 पड़ेगा, 16 पड़ेगा। अब हम ये मान लेते हैं एक पल के लिए कि हमारे पास कुछ मेमोरी चिप्स हैं या बैंक्स हैं, तो या तो वो 2 GB की होगी, या तो वो 4 GB की होगी,
हम 1 GB की भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी वो नहीं, पहले होती भी थी। अभी जो कि 1 GB की पेन ड्राइव भी उतनी की कब पड़ेगी जितनी 2 GB की पड़ेगी, तो कंपनी 1 GB की क्यों मैन्युफैक्चर करेगी। सपोज दैट कंपनी के पास इस तरीके के चिप्स हैं। अब अगर उसे पेन ड्राइव बनाना है सपोज दैट 8 GB का, कितने जीबी का, 8 GB का अगर उसे पेन ड्राइव बनाना है तो 4 GB वाला 2 पैकेट यूज कर सकती है, यानी 4 के 2 मेमोरी बैंक यूज करके हम 8 GB की पेन ड्राइव बना सकते हैं। ठीक है। अब उसे अगर 2 GB का, तो 2 GB का बैंक ऑलरेडी उसके पास है। लेकिन अगर उसे 5 GB का बनाना होगा तो 5 GB के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा 4 GB वाला मेमोरी बैंक और एक लेना पड़ेगा 1 GB वाला। तो उसे कितने मेमोरी बैंक की जरूरत पड़ी, 2 मेमोरी बैंक की जरूरत पड़ी। और अगर उसको 7 GB की पेन ड्राइव बनानी है तो एक उसको 4 GB का मेमोरी बैंक चाहिए, एक उसे 2 GB का मेमोरी बैंक चाहिए और एक उसे 1 GB का मेमोरी बैंक चाहिए। तो 4 2 6 एक साथ, यानी 7 GB की पेन ड्राइव बनाने के लिए उसको 3 मेमोरी बैंक की जरूरत पड़ी। तो 3 मेमोरी बैंक यूज करने से बेहतर है कि वो 4 का 2 मेमोरी बैंक यूज करके 8 GB की पेन ड्राइव बना ले। तो ये एक रीजन है कि उसको बनाने में ज्यादा ब्लॉक लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है हमारा वो 2-2 के रेशियो में पड़ रहा है। तो हम 7 GB की पेन ड्राइव बना के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे, उतने में हम 8 GB की पेन ड्राइव बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 5 GB की पेन ड्राइव बनाना चाह रहे हैं तो उतने में हम 6 GB की पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो जो हमारा मेमोरी का यूनिट है वो एक्चुअल में बाइनरी होने के कारण 2 के बेस से आगे बढ़ता है, तो 2 4 6 8 इसी रेशियो में आगे बढ़ता है। इसलिए वो इस इवन नंबर में बनाना आसान होता है कंपनी के लिए। तो यही एक सिंपल सा रीजन है। कंपनी चाहे तो 5 GB का भी बना सकती है, 3 GB का भी बना सकती है, इस तरीके से पॉसिबल है। लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। जितना पैसा लगेगा 5 GB की पेन ड्राइव बनाने में, उतने पैसे में 6 GB की पेन ड्राइव बन जाएगी। तो सिंपल बस यही एक कारण है कि हमारी जो पेन ड्राइव होती है या हमारा जो रैम होता है वो हमारा आता है 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB इस रेशियो में आता है। और मैं आपको फिर बता दूं कि 1 GB की पेन ड्राइव आज मार्केट में नहीं मिल रही है, 1 GB की रैम आज मार्केट में नहीं मिल रही है। लेकिन जब मेमोरी हमारा इतना चीप या सस्ता नहीं था तो पहले आपको आधी GB की पेन ड्राइव भी मिलती थी और 1 GB की पेन ड्राइव भी मिलती थी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम जो हम यूज करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जहां पर हमारा सारा जो यूनिट होता है मेमोरी का, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो 2-2 के रेशियो में आगे बढ़ता है। इसीलिए वो इवन नंबर में सारी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो आई थिंक आज के सेशन में कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा जो बहुत दिन से आपके दिमाग में रहे होंगे। तो आने वाले सेशन में हम फिर ऐसे कोई लेक्चर आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। फिलहाल ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।